हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 8051 प्रोग्रामिंग इन सी। देखिए, आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग तो देख ली कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग किस तरीके से होती है ना। अभी हम लोग प्रोग्रामिंग सी में देखेंगे। सी भी एक लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस भी एक लैंग्वेज होती है। माइक्रो कंट्रोलर में आप किसी को भी प्रोग्रामिंग करनी है तो आप इस लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं। सो माइक्रो कंट्रोलर में मेन कंसर्न क्या होता है कि उसकी स्टोरेज कम है ना। तो स्टोरेज कम होती है, इसका मतलब क्या है कि हमें अगर उसमें कोई प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें क्या करना चाहिए, तो कम से कम जगह पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा वर्क ले सके, ऐसी हमारी कोशिश हमेशा रहती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग जो होती है वो सी के अंदर करते हैं, ठीक है। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग से अच्छी और कम स्पेस रोकने वाली लैंग्वेज कौन सी है, सी। इसलिए हम लोग सी प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग के कुछ एडवांटेज है असेंबली लैंग्वेज के ओवर। तो कौन से एडवांटेजेस है, तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको बता दिया कि आपकी लेस स्पेस का रोकती है हमको। ये क्या है कि प्रोग्रामिंग सी जो है वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ना। असेंबली लैंग्वेज लिखने में आपको टाइम लगता है, क्योंकि आपको प्रॉपर हर एक पिंस का आपको क्या करना पड़ता है, अलग अलग से प्रोग्रामिंग आपको करनी पड़ती है। इसमें ऐसा नहीं होता है। प्रोग्रामिंग सी में अगर आप करते हैं तो उसे मॉडिफाई करना या फिर उसे अपडेट करना इजी रहता है। तीसरा है कि आपका एक लिटल छोटे से मॉडिफिकेशन से आप आपके माइक्रो कंट्रोलर का जो भी काम है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक क्या है उसका एडवांटेज है। दूसरा लास्ट एडवांटेज क्या है कि कुछ इंटरनल लाइब्रेरी फंक्शन अवेलेबल रहते हैं, है ना। इंटरनल लाइब्रेरी फंक्शन जैसे कि हेडर फाइल। देखो, हेडर फाइल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। हेडर फाइल एक ऐसी फाइल होती है जो कि आप कहीं भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं, मान लीजिए आपके पास सॉफ्टवेयर है, आईडीई का कोई सॉफ्टवेयर है, आईडीई, ठीक है, और कंपाइलर, ये टर्म जान लीजिए। देखिए, कहीं भी आप माइक्रो कंट्रोल या फिर सी या फिर सी प्लस प्लस की आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपके पास एक आईडीई होना चाहिए और एक कंपाइलर होना चाहिए। ये दोनों चीज मस्ट है ना। यदि आपके पास आईडीई और कंपाइलर नहीं है तो आप उसे यूज नहीं कर सकते। देखो, आईडीई हमारे पास बहुत सारे हैं, है ना। जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट का सी प्लस प्लस आता है ना, माइक्रोसॉफ्ट सी प्लस प्लस। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास टूल बार होते हैं, ठीक है। अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बहुत नाम होते हैं, मैं आप गूगल पे आप सर्च करेंगे कोई भी आईडी तो आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। आप उसमें से कोई भी आईडी चूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको कंपाइलर की भी जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो बार बार आप उसे प्रोग्राम को इंस्टॉल करके आप रन करके नहीं देखेंगे, है ना, कि आपका माइक्रो कंट्रोलर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये अगर आपके लैंग्वेज में, अगर आपके प्रोग्रामिंग में कुछ एरर है तो फाइंड करने का काम किसका है, कंपाइलर का काम है, ठीक है। तो बस आपको सी प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको आईडी और कंपाइलर दोनों चीज चाहिए। सो मैं था हेडर फाइल के ऊपर, है ना। तो हेडर फाइल एक ऐसी फाइल होती है जो कि इनबिल्ट ही, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, फिर और भी टूल बार है, विजुअल सी प्लस प्लस है, विजुअल है ना। तो ये सारी जो आईडी है ये इनबिल्ट अपनी प्रोग्राम लाइब्रेरी प्रोग्राम आपको देती है, जिसके अंदर आप काफी चीजें यूज आप लोग कर सकते हैं, है ना। कुछ हेडर फाइल के मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे कि आपका हेडर फाइल एक हो गई आपकी इंक्लूड डॉट एच, नहीं, एक हो गई stdio.h, ये एक हेडर फाइल है आपकी। फिर आपकी एक हेडर फाइल होती है जो आप यहाँ पे 8051 के यूज करेंगे, रजिस्टर 51.h, ठीक है। आप ये यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि सारे माइक्रो कंट्रोलर 8051 माइक्रो कंट्रोलर की हेडर फाइल का नाम क्या है, रजिस्ट्री 551.h, ठीक है। हम लोग मोस्टली हम लोग एस टी डी आई हुई यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल का यूज करते हैं जब भी किसी प्रोग्रामिंग में हमें सिंपल सी अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो हम लोग ये लाइब्रेरी का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और हेडर फाइल है कॉनियो डॉट एच,
है ना, ये सारी आपकी हेडर फाइल अवेलेबल होती है किसी भी आईडीई के अंदर। ठीक है, रजिस्ट्री 51.h ऐसी फाइल है, ऐसी हेडर फाइल है जो आपके आईडीई में आपकी अंदर इनबिल्ट पहले से नहीं होती है ना। जब भी आप माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्ट करते हैं देन उसके बाद आपकी ये रजिस्ट्री आपको वहां प्रोग्रामिंग में दिखाई देगी। ठीक है, उससे पहले आपकी ये प्रोग्रामिंग में दिखाई नहीं देगी। ओके, सो ये तो हो गई हेडर फाइल की बात। और मैंने आपको एडवांटेजेस भी बता दिए। अब मैं कुछ आपको डिसएडवांटेज बताता हूं कि डिसएडवांटेज क्या है। देखिए, जैसे हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं जैसे कि A B R0 से लेके R7, ये सारे सी कंपाइलर के कंट्रोल के अंदर होते हैं। और ये हम लोग ये रजिस्टर है ना, ये रजिस्टर हम लोग स्टेटमेंट के तौर पे यूज नहीं कर सकते। मतलब हम इस रजिस्टर में सिर्फ और सिर्फ एड्रेस ही स्टोर कर सकते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है इनका। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग में बस ये एक डिसएडवांटेज है कि आप लोग जनरल पर्पस रजिस्टर को एज ए स्टेटमेंट के तौर पे यूज नहीं कर सकते। दूसरा क्या डिसएडवांटेज है कि माइक्रो कंट्रोलर के पास है ना लिमिटेड कोड स्पेस होता है, यानी कि ऑन चिप रोम के अंदर आप कुछ हद तक ही आप डेटा उस पर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, है ना। अगर आपका डेटा टाइप करेक्टली यूज नहीं हुआ है, प्रोग्राम अगर आपका करेक्टली आपने लिखा नहीं है, ठीक है, और आपकी जो हेक्स फाइल उसकी बनती है, वो हेक्स फाइल अगर आपकी लार्ज है तो हम लोग उसके अंदर दूसरा डेटा हम लोग वापस से न्यू डेटा हम लोग उसमें ऐड नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, तो ये आपके डिसएडवांटेजेस है कुछ सी के, तो ये आपको ध्यान रखना है। दो डिसएडवांटेज है, बहुत ही सिंपल है। एक बहुत ही प्रख्यात आप कह सकते हैं, बहुत ही काम आने वाला आईडी आपके पास रहता है, केल माइक्रोविजन। ठीक है, केल माइक्रोविजन, इसके अंदर भी आप सी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, है ना। हेडर फाइल आपको पता है कि 8051 की reg51.h यानी कि रजिस्टर 51.h रहती है। ठीक है, रजिस्ट्री 51.h का मतलब क्या है, देखो ये मतलब है कि आपके जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं, है ना, उसका एक पूरा सा एक कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन, यानी कि आप एक हेडर फाइल के थ्रू आप किसी भी प्रोग्राम को पाथ दे रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं कि आपको बस यही प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करना है। तो बस ये रजिस्ट्री 51.h अब क्या है, एक कॉम्बिनेशन है सारे एसएफआर्स का। ठीक है, सो अब हम लोग आ जाते हैं सीधा प्रोग्रामिंग के ऊपर। देखिए, आपके पास क्या होता है कि आप लोग बीट एड्रेसेबल और बाइट एड्रेसेबल इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग दो टाइप की आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बीट एड्रेसेबल इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि छोटा सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, आपको ज्यादा याद रखने की भी जरूरत नहीं है। देखो आपको क्या है कि आप लोग जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे किसी भी माइक्रो कंट्रोलर की, तो आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट लिखना, मतलब जैसे मान लो कि आपको किसी एसएफआर को एड्रेस करना है, कैसे करेंगे आप, तो आप एड्रेस करेंगे P1, जैसे कि आपको पोर्ट 1 की पिन बीट नंबर 0 को आपको एड्रेस करना है, तो P1 फिर ऐसा निशान रखेंगे और देन आप 0 लिखेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग में आप लोग ये लिखेंगे, इसका मतलब ये होता है कि आप पोर्ट 1 की बीट 0 को एड्रेस कर रहे हैं। P06, इसका मतलब क्या होता है, पोर्ट 0 की बीट 6 को आप एड्रेस कर रहे हैं, है ना। और अगर आप ऐसा लिखते हैं PSW7, तो इसका मतलब है कैरी फ्लैग, जो कि आपके PSW रजिस्टर में उसको आप क्या कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से ये जो टर्म है जो मैंने बॉक्स में आपको बता रखी है उस तरीके से आप प्रोग्राम में लिखेंगे। ये क्या एक तरीका होता है बीट एड्रेसेबल इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग को आपको माइक्रो कंट्रोलर में या फिर आप अपनी प्रोग्रामिंग में जान सकते हैं कि ये चीज, ये टर्म क्या कहना चाहती है। ठीक है, देखो 8051 में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे डेटा टाइप यूज होते हैं। क्यों डेटा टाइप क्यों यूज होते हैं कि मतलब वो इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग एक उसकी रेंज की बेस के ऊपर हम लोग प्रोग्रामिंग को कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, है ना। हम लोग जान सकते हैं कि हमारे पास अगर ये डेटा टाइप हमें यूज करना है तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर पे कितना हमारा स्पेस ऑक्यूपाई होगा। ठीक है, और उसकी रेंज क्या होगी,
ये चीज हम लोग जान सकते हैं। तो ये देखिए आपको पूरा टेबल दिया गया है यहाँ पे। टेबल में डेटा टाइप्स दे रखे हैं, उसकी साइज दे रखी है बीट्स के अंदर, और उसकी रेंज भी आपको यहाँ पे दे रखी है ना। तो जैसे आप अनसाइन कैरेक्टर यूज करते हैं डेटा टाइप में, तो माइक्रो कंट्रोलर पे वो 8 बीट का डेटा साइज लेगा, और रेंज क्या होगी 0 से लेके 255 तक, यानी कि 00H से लेके FFH तक आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर आपका साइन कैरेक्टर हुआ, वो भी 8 बिट, उसकी रेंज क्या होगी -128 से +27। सॉरी। अनसाइंड इंटीजर होगा अगर आपका, तो वो कितने बीट लेगा 16 बीट लेगा, और उसका रेंज क्या होगी 0 से लेके 65,535, यानी कि 0000H से लेके FFFFH तक। ठीक है। साइन इंटीजर होगा तो वो भी आपका 16 बीट लेगा साइज में, और उसकी रेंज कितनी होगी -32,768 टू 32,767 तक। ठीक है। अगर आप एसबीट यूज कर रहे हैं तो कितने साइज लेंगे माइक्रो कंट्रोलर पे, 1 बीट का, है ना। क्यों? क्योंकि वो एक किसी भी एसएफआर की लोकेशन बताती है आपको। ठीक है। अगर आप बीट ले रहे हैं, कोई भी बीट आप यूज कर रहे हैं, तो वन डेटा वो भी आपका क्या है इंटरनल रैम के अंदर बीट का एड्रेस बताएगी आपको। और अगर आप कोई स्पेशल फंक्शन रजिस्टर यूज करते हैं एसएफआर, तो वो 8 बीट का डेटा कंज्यूम करेगी, और वो क्या बताएगी 8051 में एसएफआर की लोकेशन बताएगी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ATH से लेके FFH तक, है ना। ओके। तो ये आपका पूरा टेबल था जिसमें आपका डेटा टाइप्स था, कितनी साइज, उसकी कितनी साइज है बीट्स के अंदर वो, और उसकी रेंज क्या है, ये आपको डिनोट कर रहा था। ठीक है। देन एक सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं एक छोटा सा प्रोग्राम कैसे हम लोग सी के अंदर लिखते हैं। सो देखिए आपका प्रोग्राम ये है कि आपको एक एम्बेडेड सी प्रोग्राम लिखना है 8051 के लिए, जो हमारा काउंट करेगा 00H से लेके FFH ऑन पोर्ट P2, है ना। तो सी प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग हमेशा कहां से होती है? सी प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग हमेशा हम लोग पाथ देके करते हैं, रास्ता देके करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 8051 को रास्ता देने के लिए हम लोग हेडर फाइल का यूज करते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया reg51.h। ठीक है। अगर आप नॉर्मल कोई अगर आप लिख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग, तो आप लोग कैसे लिखेंगे? आप लोग लिखेंगे #include stdio.h, या फिर आप ऐसे लिखेंगे #include conio.h। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। लेकिन आप अगर 8051 की लिख रहे हैं प्रोग्रामिंग, तो आप हमेशा स्टार्टिंग reg51.h से ही करेंगे। देखो इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी 8051 की रजिस्टर हेडर फाइल है, उसको भी आपको प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर वो प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं हुई तो आपको प्रोग्रामिंग में एरर बताएगा। ठीक है। देखो प्रोग्राम जो हम लोग लिखते हैं वो हम लोग वॉइड मेन के अंदर लिखते हैं, है ना। वॉइड मेन के अंदर हर एक प्रोग्राम आपका लिखा जाता है। देन आप लोग क्या करेंगे, करली ब्रैकेट करेंगे। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, करली ब्रैकेट करते हुए यदि आप करली ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, ओपन मतलब ऐसे, तो उसे उस करली ब्रैकेट को क्लोज करना आवश्यक है, अनिवार्य है ना, जरूरी है। ठीक है। तो यदि आप जैसे इसका एक करली ब्रैकेट यहाँ पे है ओपन हो रहा है, तो दूसरा करली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होगा ही होगा। देन उसके बाद आप लोग कुछ भी आप अंदर प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट ओपन किया, देन एक मैंने अनसाइन कैरेक्टर, है ना, एक अनसाइन कैरेक्टर ए लिया। ओके। अब ए के लिए फॉर ए, अगर आपका ए 0 रहता है और 0 से लेके उसकी वैल्यू 255 से लेस देन होती है, तो आपका ए प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि ए प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि एक इंक्रीमेंट होगा, ए के अंदर इंक्रीमेंट होगा। और इंक्रीमेंट होने के बाद आपको कहां पे वैल्यू कहां पे दिखेगी, P2 पे, यानी कि पोर्ट 2 पे, जो कि ए मिलने वाली है हमें के
हमें, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें आप लोगों को सिंपल 00H से लेके FFH, है ना। तो 00H से लेके FFH, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि 00H यानी कि क्या होता है। यानी कि आप सिंपल उसकी रेंज होती है 0 से लेके 255, जैसे हम लोग यहाँ पे ऊपर भी डेटा टाइप की रेंज में देख चुके, है ना। बस सिंपल है, कुछ भी हमें यहाँ पे करना नहीं था। एक और प्रोग्राम है छोटा सा, कि हमें क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट को टोगल करेगा पोर्ट 1 पे, है ना। तो सिंपल स्टार्टिंग आप वहीं से करेंगे, इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड रजिस्ट्री 51.h से। देन आप लोग एस बिट का यूज करेंगे, है ना। मैंने आपको बताया था एस बिट, एस बिट आपका क्या है, एक आपका डेटा टाइप है ना। एस बिट आपका एक डेटा टाइप है जो कि 1 बिट, जो कि आपको एसएफआर की एक स्पेसिफिक लोकेशन बताता है। तो आपको एसएफआर की एक स्पेसिफिक लोकेशन भी आपको अपने हिसाब से देनी है। जैसे कि यहाँ पे पोर्ट 1 है ना, तो पोर्ट 1 पे मैं उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट मुझे बताना है। तो पोर्ट 1 पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट क्या होता है, 7 नंबर, ठीक है। तो P1 7, ठीक है, ऐसे। तो एस बिट एक एसएफआर का एड्रेस आपको बताएगा, उसको आप नाम देंगे माई बीट इक्वल टू P1 7। वर्ड मेन में, वर्ड मेन के अंदर आप अपना पूरा प्रोग्राम लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट आपने ओपन किया, देन आप क्या करेंगे, एक अनसाइंड इंटीजर आई देंगे, है ना। अनसाइंड इंटीजर आई देंगे। ये आई के लिए, आई की वैल्यू अगर आपकी 0 है और 10,000 से अंदर है, यानी कि देखो इसका मतलब, इसका सिंपल मतलब क्या है, इफ आई इज बिटवीन 0 टू 10,000, इसका सिंपली मतलब यही है। अगर आपकी वैल्यू, आई की वैल्यू 0 से लेकर 10,000 के अंदर है, तो चेक करेगा, आई 0 है अगर, तो आपका एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब आई इज इक्वल टू, नेक्स्ट आपको क्या दिखाएगा, 1 दिखाएगा, 1 दिखाएगा। तो आपकी पहले वैल्यू क्या दिखाएगा, 0, माई बिट इज इक्वल टू 0। देन सेकंड वैल्यू आपको बताएगा माई बिट इज इक्वल टू 1। तो ये भी आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ओपन करके लिखना है, और ये कर्ली ब्रैकेट आपने क्लोज किया और पूरा प्रोग्राम आपका कंप्लीट हुआ, तो आपने नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अगर आप कर्ली ब्रैकेट बंद करना भूल जाते हैं, तभी भी आपको आपकी प्रोग्रामिंग जब आप कंपाइल करेंगे तो उसमें आपको एरर बताएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कर्ली ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो आपको कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना जरूरी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे एमएसबी लिखा हुआ है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, जो कि पोर्ट 1 का है, इसीलिए मैंने P1 7 पिन का यूज किया, क्योंकि 7 नंबर की पिन जो होती है वो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट को रिप्रेजेंट करती है ना। नाउ कंट्रोल स्टेटमेंट और लूप एम्बेडेड सी के अंदर देखो, हमारे पास जो है 5 टाइप की हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स है जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, है ना। कौन सी है, सबसे पहली है हमारी इफ, दूसरी है हमारी इफ एल्स, तीसरी है हमारी फोर लूप, चौथी हमारी वाइल लूप, पांचवी हमारी स्विच। तो ये हमारी स्टेटमेंट्स है जो हम लोग एज ए कंट्रोल लूप के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारी इफ स्टेटमेंट। इफ यानी कि, इफ यानी अथवा, यानी कह सकते हैं हम लोग, हिंदी में यानी बोलते हैं ना जैसे, वो। तो एक ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अगर इफ ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होती है, ट्रू होती है, तो जो स्टेटमेंट आपने इफ के अंदर लिखा है वो स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी। यदि इफ स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है, तो वो जो उसके अंदर, इफ के अंदर जो आपने प्रोग्राम लिखी है वो स्किप हो जाएगा, है ना। उसका फॉर्मेट है, कंडीशन देखो फॉर्मेट कैसा है, देखो इफ कंडीशन का स्टेटमेंट आप लोग कैसे लिखेंगे, इफ माई बीट इज इक्वल टू 1, अगर मेरा बीट जो मैंने ऊपर ऊपर वाले उसमें, अगर मेरा बीट 1 होता है तो
तो ही इसके अंदर की जो मैं प्रोग्रामिंग लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगी। अगर वो 1 नहीं होता है तो हमारा प्रोग्राम जो उस इफ लूप के अंदर लिखा है वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए इफ के अंदर मैंने प्रोग्राम क्या लिखा है, P1 इज इक्वल टू, अब P1 का एड्रेस क्या हो जाएगा, 0 क्रॉस FFH, है ना। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा बीट माई बीट 1 हो जाता है तो मेरा जो डेटा है P1 के ऊपर वो कितना हो जाएगा, FFH हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया इफ स्टेटमेंट, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं। दूसरा था मेरा इफ एल्स स्टेटमेंट। सो देखो, इफ एल्स भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट आपका इसके अंदर जो आपने लिखा है वो फॉलो होगा, है ना। और अगर स्टेटमेंट जो है आपका फॉलो नहीं कर रहा है इफ कंडीशन को, तो कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा, एल्स की कंडीशन को फॉलो करेगा। सिंपल, इफ एल्स, ये नहीं तो वो, है ना। सिंपल मैं कह सकता हूं ये नहीं तो वो। सो उसका देखो, उसका फॉर्मेट कैसा है, इफ कंडीशन आपने यहाँ पे रखी, देन उसके अंदर आपने स्टेटमेंट रखा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ये वाला स्टेटमेंट फॉलो होगा, नहीं तो एल्स वाला स्टेटमेंट फॉलो होगा। इसका एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, देखो, इफ माई बिट इज इक्वल टू 1, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो P1 का डेटा क्या हो जाएगा, FF हो जाएगा। नहीं तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, माई बीट इज इक्वल टू 1 नहीं होता है, तो क्या होगा, P1 का डेटा मेरा क्या रहेगा, 00H। ठीक है, सिंपल सा है। एक प्रोग्राम दे रखा है आपको इफ एल्स लूप का। देखो क्या है प्रोग्राम में, क्या कहना चाहता है, एक सी प्रोग्राम आपको लिखना है जिसमें आपको डेटा लेना है पोर्ट 1 से, जो कि हम अगर इफ इफ इट इज इक्वल टू 10H देन मेक पोर्ट 1 इक्वल टू 00H, एल्स मेक पोर्ट 2 इज इक्वल टू 00H। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रजिस्टर 51.h से। फिर हमारा एक कैरेक्टर है जो कि अनसाइंड कैरेक्टर है, क्योंकि x हमें वैल्यू लेनी है पोर्ट 1 से, हमें नहीं पता कि हमें क्या लेनी है वैल्यू, तो हम लोग अनसाइंड कैरेक्टर यूज करेंगे x। वॉइड मेन के अंदर हम लोग हमारा पूरा प्रोग्राम लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट हमने ओपन किया। अब हमें क्या करना है, पोर्ट 1 से एक डेटा लेना है और हमें लिखना है वाइल 1 x इज इक्वल टू, अगर हमारा पोर्ट 0 यानी कि P0 है, ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 0 क्रॉस 10, अगर 10H है, 10H है, इसको कैसे लिखेंगे, 0 क्रॉस 10, है ना, ऐसा लिखेंगे आप। देन आपको क्या करना है, पोर्ट 1 को आपको क्या करना है, 00H करना है। P1 हमारा क्या हो जाएगा, 0 क्रॉस 00, एल्स हमें पोर्ट 2 को 00 करना है। तो ये सिंपल सी एक छोटी सी प्रोग्रामिंग थी, है ना, जो आपको लिख सकते हैं। नाउ तीसरी हमारी स्टेटमेंट है फॉर लूप, फॉर। ठीक है, फॉर लूप भी आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट है, उसका फॉर्मेट आपको यहाँ पे 0 रखा है। फॉर कोई भी एक्सप्रेशन आप दे रहे हैं, एक्सप्रेशन 1 सेमीकोलन, एक्सप्रेशन 2 सेमीकोलन, एक्सप्रेशन 3। अगर आपके एक्सप्रेशन 3 से ज्यादा है तो आप 3 से ज्यादा भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 3 है वो फंक्शनल कॉल है, और एक्सप्रेशन 2 जो होता है वो रेशनल एक्सप्रेशन है ना। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि फॉर आपको एलईडी को 100 टाइम्स आपको क्या करना है, ऑन करना है। तो देखो ये आपने लिखा फॉर 100 टाइम्स, तो आप लोग 0 से लेके 100 टाइम्स तक जाएंगे, यानी कि वैल्यू आपकी 0 से 100 के बीच में होनी चाहिए, किसी भी इंटीजर की वैल्यू, है ना। 0 से 100 के बीच में होगी तभी आपकी एलईडी जलेगी। सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम था फॉर लूप के लिए, है ना। देन आपका वाइल स्टेटमेंट, चौथा वाइल स्टेटमेंट। ठीक है, तो वाइल की कंडीशन जब आपकी ट्रू होती है तो वाइल लूप जो है वो आपकी रिपीट होती है ना। जो भी आपका वो ब्लॉक होता है, सोर्स होता है, जो भी कोडिंग आपने अंदर वाइल लूप के अंदर करी होती है, तो वो कंडीशन आपकी
फिर से रिपीट होती है। एग्जीक्यूटिंग जो भी आपकी स्टेटमेंट है उसके एग्जीक्यूशन से पहले जो वैल्यू है, एक्सप्रेशन जो आपने दे रखा है रियल प्रोग्रामिंग में, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक होती है, और अगर वो वैल्यू ट्रू निकली तो आपका स्टेट में आपने जो वाइल लूप के अंदर जो आपने डेटा लिखा है, जो भी आपने प्रोग्रामिंग करी है, वो वापस रिपीट होगी। फॉर्मेट क्या है? वाइल और कंडीशन। वाइल लिखेंगे आप और ब्रैकेट के अंदर आप कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, सिंपल सा मैं आपको एक प्रोग्राम बता देता हूं। देखो प्रोग्राम में क्या है कि आपको एक सी प्रोग्राम लिखना है 8051 के लिए, जो कंटिन्यूअसली टॉगल कर रहा है पोर्ट 1 और पिन नंबर 4 को विदाउट डिस्टर्बिंग अदर पिन्स ऑफ पोर्ट 1। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर की पिन जो है आपकी, उसी को टॉगल कर रहा है, और भी कोई पिन को वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो ऐसी आपको क्या करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, और आपको इसमें सॉफ्टवेयर डिले का यूज करना है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग तो वहीं से करना है। आपको सिंपल यहाँ पे देना है पोर्ट 1 की पिन नंबर 4, तो आप लोग एस बीट का यूज करेंगे, एस बीट, और उसको नाम देंगे माई बीट इज इक्वल टू P14। ठीक है, एक अनसाइन कैरेक्टर देंगे आप X, क्योंकि आपको टोगल करना है ना, तो कुछ तो आपको देना पड़ेगा, कि कैरेक्टर देना पड़ेगा उसको। देन वर्ड मेन में आप लोग क्या करेंगे, वाइल लूप का यूज करेंगे। वाइल 1 यानी कि जब एक होगा तब। ठीक है, वाइल 1 का मतलब क्या है, जब एक होगा तब। तब क्या होगा कि आपका जो माई बीट है वो 0 पे चला जाएगा। देन आप फोर लूप का यूज करके आप सॉफ्टवेयर डिले देंगे, क्योंकि आपको कहा गया सॉफ्टवेयर डिले देना है। तो आप सॉफ्टवेयर डिले कैसे देंगे, फोर लूप का यूज करके। तो फोर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3। ठीक है, स्टेटमेंट 1 अगर आपका x 0 रहता है और 5000 से कम रहता है, 0 से लेके 5000 के बीच में रहता है, तो आपका x प्लस प्लस होगा, यानी कि डिले मिलेगा आपको। ये पहली कंडीशन, जब आपका 0 होगा तब। अगर आपका माई बीट 1 हो जा रहा है, माई बीट का मतलब है P1 की जो 4 नंबर की पिन है वो अगर आपकी 1 हो रही है, तब क्या होगा, तब भी आपको एक डिले देना होगा, तब भी आप एक डिले देंगे। तो ये क्या है, एक ब्लिंकिंग प्रोसेस बताएगा। 0 होगा तो थोड़ी देर रुकेगा। ठीक है, बट अगर आपका 1 होगा तो भी आपका थोड़ी देर रुकेगा, धैन वापिस 0, धैन 1, धैन 0, धैन 1, धैन 0, धैन 1। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी एक प्रोसेसर बता रहा है, एक ऑफ की ऑन, ऑफ ऑन, बस। तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से ब्लिंक हो रहा है ना, कंटिन्यूसली टॉगल हो रहा है। ठीक है, सिंपल है। आप उसको फ्लो चार्ट में भी बता सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जो हम लोग वाइल स्टेटमेंट। वाइल स्टेटमेंट क्या है कि आपका 1, इसका मतलब क्या है, जब आपका पावर ऑन होगा तब। जब आपका पावर ऑन होगा तब ही आपकी ये जो प्रोग्रामिंग है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर आपका पावर ऑफ हो गया, यानी कि 0 हो गया, तो आपका ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। इसके बाद है हमारी स्विच स्टेटमेंट। तो देखो स्विच स्टेटमेंट जो है वो वैल्यू ऑफ कंट्रोल एक्सप्रेशन पे बेस्ड है। इसका फॉर्मेट कैसा है, फॉर्मेट काफी लंबा है इसका। ठीक है, फॉर्मेट ध्यान से देखना। स्विच, आप किसी भी एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन आप कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और आप कहेंगे कि अगर आपका एक्सप्रेशन नंबर 1 है तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी रिलीज होगी, 1 नंबर की। देन आप उसे थोड़ा सा ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कर देंगे मतलब वो प्रोसीजर वहां पे कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद ये वाला प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन आपका केस एक्सप्रेशन नंबर 2 पे जाएगा, तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी रिलीज होगी, स्टेटमेंट नंबर 2 जो आपने दे रखी है वहां पे। देन वापिस से आप उसको ब्रेक करेंगे। देन ये प्रोसीजर आपको जितने भी एक्सप्रेशन आपके हैं वहां तक आपको देनी है ना। देन डिफॉल्ट और देन स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये उसका एक तरीके से फॉर्मेट है। एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आपको स्विच दे रखी है कि स्विच एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में यहाँ पे आपको आई दे रखा है, सिंपल एक आई दे रखा है। केस 0, आप अगर उसमें केस दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट केस देंगे, तो केस 0 दे रहे हैं, तो केस 0 अगर आपका हुआ तो क्या होगा, पोर्ट बी भी आपका 0
बताएगा, ठीक है, यानी कि लो रहेगा, जीरो रहेगा। देन ये प्रोसीजर आप ब्रेक कर देंगे। केस नंबर 1 पे जाएंगे तो पोर्ट भी आपका 1 बताएगा, ये प्रोसीजर भी आप ब्रेक कर देंगे, ठीक है। केस नंबर 2 पे जाएंगे तो पोर्ट 2 आपका, पोर्ट बी जो है आपका वो 2 बताएगा, देन ये प्रोसीजर आप ब्रेक कर देंगे। सिंपल, इतना ही उसका क्या है, आप कह सकते हैं कि उसका फॉर्मेट इतना ही है, ठीक है। आपको जितने भी केस आप लोग लेने हैं आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। चीज आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप करली ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो उसको क्लोज करना मत भूलना, ओके। नाउ फंक्शंस, तो सारे स्टेटमेंट की मैंने बात कर दी, यानी कि कंट्रोल स्टेटमेंट जो थे, जो कि एक लूप बताते थे, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं फंक्शन की बात करता हूं कि सी प्रोग्रामिंग में, एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग में एक से ज्यादा, एक और उससे ज्यादा आपके फंक्शंस जो है वो सपोर्ट करते हैं, और हर एक फंक्शन इंडिपेंडेंटली डिफाइन होता है, और ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे को एम्बेड करते हो, है ना, ठीक है। जैसे एक ही फंक्शन आपका, आपको सेम प्रोग्राम के अंदर बहुत बार आपको क्या करना है, यूज करना है, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपका जो भी डेटा, आपका कॉलिंग पार्ट पे आपका डेटा सेंट होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, एक फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। आप कह सकते हैं कि लूप, जैसे कि हम लोग ने फ्लो चार्ट में लूप देखा था, वैसे हम लोग यहाँ पे लूप बना सकते हैं। तो फंक्शन जो है वो हमारी एक सिंगल वैल्यू पे भी रिटर्न कर सकता है ना। तो जैसे कि कुछ डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स भी हमारे यूज हो सकते हैं फंक्शंस को हमें डिफाइन करना हो तो एक फॉर्मेट है जो कि फंक्शन को डिक्लेयर करता है। तो फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट ये है, फंक्शन नेम, फिर आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे पैरामीटर, कोई भी पैरामीटर को अगर आपको फंक्शन नेम देना है तो आप दे सकते हैं, या फिर कोई आर्ग्यूमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी आप वो आर्ग्यूमेंट या फिर वो पैरामीटर आप प्रोग्रामिंग में लिखेंगे तो सिंपल आपका प्रोग्रामिंग वापस वही फंक्शन रिपीट करेगा, ठीक है। क्या रिपीट करेगा, उसके अंदर का जो भी आपका डेटा या फिर आपने प्रोग्राम ले रखा है वो, यानी कि डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट। सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे यहाँ पे आपको एक सिंपल सा एक प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम दे रखा है, आप वॉइड डिले दे रहे हैं, ठीक है, वॉइड डिले दे रहे हैं, जिसके अंदर आप एक अनसाइंड इंटीजर काउंट कर रहे हैं, है ना। आपने क्या दिया, वॉइड डिले दिया, फंक्शन का नेम आपने वॉइड डिले रखा, पैरामीटर आपने दिया अनसाइंड इंटीजर काउंट, देन आपने अंदर प्रोग्रामिंग लिखी। अगर आप प्रोग्रामिंग में कहीं भी आप ये लिखते हैं अनसाइंड इंटीजर काउंट, तो आपका क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, आपका प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट होगा, अनसाइंड इंटीजर आई, अनसाइंड कैरेक्टर जे, आई अगर आपका जीरो से काउंट, जो भी आपका काउंट है उससे अगर लेस देन है तो आपका आई एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे अगर आपका जीरो है और 165 से लेस देन है तो जे आपका भी एक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा जब भी आप प्रोग्रामिंग में अनसाइंड इंटीजर काउंट लिखेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एरे और स्ट्रिंग। तो देखो एरे क्या है, एरे की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, एरे एक कलेक्शन है वेरिएबल्स का जो कि हमको सिंगल नेम, सेम टाइप के सिंगल नेम को हमको यूज करने की परमिशन देता है, ठीक है। और एम्बेडेड सी के अंदर एरे हमें पहले से ही डिक्लेयर करना पड़ता है ना। कैसे डिक्लेयर करते हैं हम लोग, उसका नेम, देन हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग नंबर ऑफ वेरिएबल्स वहां पे लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ये लिख रहे हैं कैरेक्टर y15, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एक एरे है y, ठीक है, एरे है आपकी y जिसके अंदर 15 वेरिएबल्स है, 15 वेरिएबल्स है, जिसका टाइप कौन सा है, कैरेक्टर, CHAR, ठीक है, CHAR, CHAR, इसका मतलब या तो साइन कैरेक्टर होगा या फिर अनसाइन कैरेक्टर होगा, ठीक है। यानी कि साइज कितनी होगी, बीट के अंदर होगी, उसके अंदर 8 बीट के अंदर। सो प्रोग्रामिंग कैसे उसको एग्जीक्यूट करेगा, प्रोग्राम ऐसा समझेगा, मशीन ऐसे समझेगी कि फर्स्ट वेरिएबल जो है वो y0 है, सेकंड वेरिएबल जो है y1 है, ऐसे करते करते लास्ट वेरिएबल कौन सा है, y14 है,
ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक एरे हो गई कि y0 से स्टार्ट हो रहा है और y14 तक जा रहा है। इसका मतलब 15 कैरेक्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। हम लोग एक डिमेंशन से ज्यादा डिमेंशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं जब भी हम लोग एरे को डिफाइन करते हैं। जैसे कि देखो Z33, इसका मतलब क्या है कि दो एरे हमारे पास, और दोनों एरे में कितने कैरेक्टर है, तीन तीन कैरेक्टर है। पहला पहला एरे जो है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से लेके 3 तक जा रहा है, 0 से लेके 2 तक जा रहा है। दूसरा एरे वो भी 0 से लेके कहां तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कैरेक्टर कैसे होंगे, 0 0 0 1 0 2, ये हो गया तीन कैरेक्टर। ठीक है, और दूसरी कैसे डिफाइन होगी, 1 0 1 1 और 1 2। ठीक है, तीसरी कैसे होगी, 2 0 2 1, और लास्ट एलिमेंट होगी हमारी 2 2। ठीक है, ओके। तो एरे की टोटल साइज कितनी होगी, 9 कैरेक्टर की। ठीक है, गिन लो आप, 9 ही कैरेक्टर होंगे, 1 2 3, यहाँ पे गिने वही है, गिनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप एरे लिख रहे हैं, तो जैसे तीन तीन एरे लिख रहे हैं, तो तीन तीन एरे का मतलब कैसे है कि आप कैसे लिखेंगे, आप 0 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 0 0 1, है ना, 0 0 0 1 0 2। ठीक है, फिर 1 0 1 1 1 2, देन 2 0 2 2 1 और 2 2। क्यों ऐसे, देखो एक के अंदर तीन कैरेक्टर है, 0 1 2, दूसरे के अंदर तीन कैरेक्टर 0 1 2। अब आप एक को पकड़ते हैं और एक के साथ ग्रुप बनाते हैं, 0 को पकड़ते हैं और एक के साथ ग्रुप बनाते हैं, 0 को पकड़ते हैं और 2 के साथ ग्रुप बनाते हैं, तो ये उसका बन गया। अब आप एक को पकड़ते हैं, 0 के साथ ग्रुप बनाते हैं, एक को पकड़ते हैं, एक के साथ ग्रुप बनाते हैं, एक को पकड़ते हैं, 2 के साथ ग्रुप बनाते हैं, तो ये भी बन गया। दो को पकड़ते हैं, ठीक है, दो को पकड़ेंगे, 0 के साथ ग्रुप बनेंगे, दो को पकड़ेंगे, एक के साथ ग्रुप बनेंगे, दो को पकड़ेंगे, 2 के साथ ग्रुप बनेंगे, तो ये तीसरा मिल गया। तो इस तरीके से हमें 9 एरे मिलती है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, रैम पे, रैम जो है आपकी, वो आपकी कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, 9 बाइट की स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, अगर मान लो कि मेरे पास दो ही कैरेक्टर ऐसा कुछ दे रखा है Z22, तो 0 और 1, 0 और 1 कैसे ग्रुप बनेगी, 0 के साथ 0, 0 के साथ 1, 1 के साथ 0, 1 के साथ 1, तो ये चार ग्रुप बनाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि रैम के ऊपर 4 बाइट की स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करेगी, सिंपल। ये एरे 4 की बाइट की स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, तो ये हो गया एरे। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, स्ट्रिंग इज अ एरे ऑफ कैरेक्टर। जैसे कि जीरो, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है कि जीरो, यानी कि जीरो हमको लास्ट एलिमेंट, आफ्टर द लास्ट एलिमेंट हमें एंड ऑफ द स्ट्रिंग को क्या करना है, इंडिकेट करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमें एक एडिशनल बाइट जो है वो स्ट्रिंग की साइज डिसाइड, कितनी स्ट्रिंग की साइज है वो हमें बतानी है, तो वो क्या होती है, वो होती है हमारी स्ट्रिंग होती है। कैसे बताएंगे, जैसे अनसाइन कैरेक्टर x 10। ठीक है, किसी भी एरे को बताना है तो आप उसको बड़े ब्रैकेट में बताएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, आप उसे छोटे ब्रैकेट में या फिर कर्ली ब्रैकेट में नहीं बता सकते, आपको बड़ा ही ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो कैरेक्टर 10, इसका मतलब 10 आपकी एरेस आपकी अवेलेबल है। कैसे, ABCDEFGHI। ठीक है, और अनसाइन कैरेक्टर मैथ, अगर आप ब्रैकेट एक खाली रखते हैं तो आप एक स्पेस एक्स्ट्रा आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कंपाइलर होता है वो इनिशियलाइजेशन ऑफ डेटा के अकॉर्डिंग साइज कैलकुलेशन करता है। ठीक है, तो ये था एरे और स्ट्रिंग। अब हमें अगर किसी भी प्रोग्राम में अगर हमें टाइम डिले देना है तो कैसे देंगे, तो हमारे पास दो मेथड है।
दो मेथड है हमें टाइम डिले क्रिएट करने की। कौन सी? सिंपल फॉर लूप आप यूज कर सकते हैं जो कि हमने प्रीवियसली करी, या फिर आप टाइमर का यूज कर सकते हैं। 8051 टाइमर का यूज करके आप टाइम डिले भी दे सकते हैं। तो दो हमारे पास मेथड्स हैं, ठीक है। सो जब भी हम लोग टाइम डिले एक सिंपल फोर लूप का यूज करके हम लोग देते हैं तो हमें हम लोग कोई एग्जैक्ट डिले हम लोग गेट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा है ना कि वैल्यू अगर मान लो ऊपर, जैसे कि वैल्यू अगर 0 से लेके एक्स की वैल्यू मान लो कि 10,000 है, देन हम लोग इसको एक्स को प्लस प्लस कर रहे हैं यानी कि डिले दे रहे हैं। तो 10,000 के बाद की वैल्यू का क्या? इसके बाद तो कोई हमने डिफाइन किया ही नहीं है कि अगर 10,000 से वैल्यू ज्यादा हो गई तो हमारा डिले मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके बाद तो ऐसा ही पॉसिबल होगा कि एक्स की वैल्यू हमेशा के लिए 1 हो जाएगी, है ना। तो ये क्या है कि फोर लूप की एक सिंपल से आप कह सकते हैं डिसएडवांटेज है। तो हमें एग्जैक्टली डिले हमें नहीं मिल पाता। तो क्यों नहीं मिल पाता, उसके कुछ रीजंस है। क्या रीजंस है? देखो, रीजंस ये है कि जो भी हमारा क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी X1 और X2 इनपुट पिन पे कनेक्टेड होती है, और ड्यूरिंग द क्लॉक पीरियड जो मशीन साइकिल होती है वो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी के कारण ही वर्क करती है। जितनी क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको मशीन साइकिल मिलेगी, है ना। हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके, हमने मशीन साइकिल देख ली थी, है ना, कि किस तरीके से मशीन साइकिल डिफाइन की जाती है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। दूसरा कारण ये है कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन की जो स्पीड है वो वेरी करती है, कि आप लोग एक मशीन साइकिल में आपकी कितनी नंबर ऑफ क्लॉक पीरियड आपकी अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर के लिए क्लॉक पीरियड होते हैं जो पर मशीन साइकिल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो एग्जीक्यूशन की जो स्पीड होती है ना वो भी अलग अलग होती है। तो एक तरीके से डिले, प्रॉपर डिले देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब हम लोग लूप फाइल का यूज करते हैं तब। तीसरा रीजन क्या है? थर्ड रीजन ये है कि सी प्रोग्राम के अंदर आपका जो सी कंपाइलर होता है वो टी स्टेटमेंट और फंक्शन को असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है? कंपाइलर एक डिफरेंट कोड अपने तरीके से एक नए कोड जनरेट करता है। हेंस इंस्ट्रक्शन जो है वो लूप के अंदर बहुत बार, ठीक है, लूप स्टेटमेंट के अंदर बहुत बार क्या होती है, रिपीट होती जाती है। तो एक तरीके से जो अंदर ही इंटरनल मेमोरी है वो भरती जाती है, ताकि क्या हो, ताकि उसके कारण क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हम लोग एग्जैक्ट डिले हम लोग नहीं गेन कर सकते बाय यूजिंग दी सिंपल फोर लूप, ठीक है। अब एक सिंपल सा आपको एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें 8051 को टोगल करना है द बीट्स ऑफ P1 कंटिन्यूअसली यूजिंग द सॉफ्टवेयर डिले, ठीक है। तो सिंपल सी हमने दो फोर लूप यूज करी है, सिंपल, कुछ भी नहीं है, कोई हम इतना कुछ हार्ड इसमें है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग इन 8051 सी। तो इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग हमारी दो तरीके से हो सकती है। एक तो बाइट की साइज के ऊपर डिपेंड करती है, और दूसरा है कि हम लोग कौन से बीट को एड्रेस कर रहे हैं उसके ऊपर से हम लोग इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग करते हैं। तो बाइट की साइज पे अगर हम लोग इनपुट आउटपुट कर रहे हैं तो क्या होता है, देखो, पोर्ट जो होते हैं ना 8051 के, उसका फंक्शन आपको पता है कि फंक्शन हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, ठीक है। कि आपको पता है कि P0 से P3 जो पोर्ट होते हैं वो बाइट एक्सेसिबल होते हैं। इसका मतलब आपको अगर पोर्ट 0 से पोर्ट 3 में कोई काम करवाना है तो आपको इंस्ट्रक्शन जो है वो बाइट में देनी पड़ती है, ठीक है। तो जब भी हम लोग P0 से P3 P3 हम लोग किसी भी हेडर फाइल को अगर 8051 या फिर 5C के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं तो हमें लेबल यूज करना पड़ता है P0 से P3 के लिए, है ना। और लेबल्स जो है वो हमारे असाइन करते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में हम लोग देखते ही थे लेबल L1, फिर उसके बाद उसमें प्रोग्रामिंग लिखते थे,
है ना। तो हमें यहाँ पे भी एक लेबल को हमें बताना ही पड़ता है, ठीक है। जैसे कि देखो, एक छोटा सा प्रोग्राम आपको दे रखा है, राइट एन 8051C प्रोग्राम टू गेट बाइट ऑफ डेटा फ्रॉम P1। हमें P1 में से बाइट डेटा लेना है, कितना है, फिर हमें हाफ सेकंड का डिले देना है, देन वो डेटा को हमें P2 पे सेंड करना है। और उस टाइम पे हमारी क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 11.05952 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी है। तो देखो, वही हैशटैग इंक्लूड रजिस्ट्री 51.h, देन हम लोग वॉइड डिले दे रहे हैं। हमने डिले फंक्शन यूज किया है, यहाँ पे देखो हमने डिले फंक्शन यूज किया है, ठीक है। डिले फंक्शन हमने यूज किया, हम लोग अनसाइन इंटीजर, ठीक है, अनसाइन इंटीजर। देन हम लोग वॉइड मेन में हमारा प्रोग्राम लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करके हम लोग सबसे पहले डेटा लेंगे P1 से। P1 के FF से हमने क्या किया, इनपुट मतलब P1 को हमने इनपुट पोर्ट के तौर पे एक वैल्यू असाइन करी कि हाँ हम लोग P1 से और FF एड्रेस से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेटा लेंगे। देन हमने एक अनसाइन कैरेक्टर x लिया। देन हम लोग व्हाइल लूप, जब आप लोग पावर ऑन करेंगे, वन पे, वन का मतलब क्या, पावर ऑन कर रहे हैं आप यहाँ पे, व्हाइल वन, तब क्या होगा कि आपका x इज इक्वल टू P1 होगा, यानी कि P1 पे जो भी आपका डेटा आएगा वो आपका क्या होगा, x इक्वल टू होगा, ठीक है। P1 से हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा ले रहे हैं। देन हम लोग हाफ सेकंड का डिले देंगे, तो डिले 500 हमने क्या क्यों यूज किया, क्योंकि आपको पता है 1 सेकंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकंड, ठीक है। तो अगर आपको 1 सेकंड का डिले देना होगा तो आप लोग यहाँ पे 1000 लिखेंगे, उसका आधा आधा सेकंड देना यानी कि 500 लिखेंगे आप, ठीक है। तो आधा सेकंड का हमने यहाँ पे डिले दिया। देन उसके बाद क्या होगा, जो भी आपका डेटा है वो P2 पे चला जाएगा, P2 इज इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी व्हाइल वन, यानी कि जब आप पावर ऑन कर रहे हैं तब उसका हमारा स्टेटमेंट ये वाला हमारा रिलीज होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमने कम बंद कर दिया, फिर देन हमने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट को फिर से क्लोज कर दिया। तो हमारा मेन जो हमारा प्रोग्रामिंग है वो यहाँ पे पूरा हो रहा है। अब आप यहाँ पे जो आपने ऊपर वॉइड डिले अनसाइन इनिशियल दिया था, तो वो क्या होगा, वो अगर आप किसी भी कहीं भी आप लिख रहे हैं प्रोग्राम में, तो आपका कौन सा स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा, वो आपका ये होगा कि अनसाइंड इंटीजर आई और जे दो इंटीजर है मेरे, आई की जब वैल्यू आई और इट टाइम, ठीक है, आपने नाम दिया उसे इट आई एम ई, तो आई की वैल्यू अगर 0 और इट आई से कम है, 0 से लेके आई की वैल्यू ITIME के बीच में है, तब क्या होगा, आपका आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, या फिर आई को एक डिले मिलेगा। और जे अगर आपका 0 से लेके 1275 से के बीच में है तो आपका जे भी प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, सिंपल, ओके। कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ये भी एक प्रोग्राम है, सिंपल सा प्रोग्राम है, कुछ भी इसमें है नहीं खास, ठीक है। दूसरा इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग होता है बीट एड्रेसेबल। बीट एड्रेसेबल, तो जब भी आपके पोर्ट P0 से P3 अगर हम लोग बीट एड्रेसेबल के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो हम लोग दूसरे पोर्ट के बिट को, ठीक है, मान लो कि मैं P0 यूज कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ P0 की पिन से यूज करूंगा, P1 की पिन को मैं कुछ भी छेड़ूंगा नहीं, ठीक है, मैं उसको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं दूंगा। तो हमें उस टाइम पे किस तरीके की इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, बीट एड्रेसेबल, सिंपल। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग 8 बीट टाइप की जो सिंगल बीट्स होती है, जैसे P0 से लेके P3 तक, उसको एक सिंगल बीट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, PIJ, आई क्या है, आई पोर्ट नंबर है, जिस पोर्ट नंबर को आपको यूज करना है वो है, और जे क्या है, बीट है, जिस 0 से लेके 7 तक का, है ना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है P16, इसका मतलब क्या है, पोर्ट नंबर 1 की 6 नंबर वाली पिन, ठीक है, पोर्ट 1 की 6 नंबर वाली पिन आपकी यूज होगी, जैसे हमने प्रीवियसली देखा था हमने,
ओके, एक सिंपल सा यहाँ पे प्रोग्राम है ना। जो आपको क्या करना है, 8051 को कंटिन्यूसली पोर्ट 1 पिन 4 की पिन हमें क्या करनी है, टॉगल करनी है विदाउट डिस्टर्बिंग अदर पिंस ऑफ पोर्ट नंबर 1 यूजिंग द सॉफ्टवेयर डिले। सिंपल एक प्रोग्राम है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं। ये प्रोग्राम जो है वो आपका एग्जाम में पूछाया हुआ है, तो आप लोग इसके भी कर सकते हो। आप पोर्ट नंबर 1 पे आपकी एलईडी कनेक्टेड है और उसे हमें 10 टाइम हमें क्या करनी है, उसे डिले देनी है, ठीक है, 10 टाइम्स ऑफ डिले देनी है हमें, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है हमें एसएफआर एड्रेसेस को एक्सेस करना इनपुट आउटपुट पोर्ट के लिए। तो इसके लिए क्या हो सकता है, एसएफआर मतलब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, आपको सबको पता है उसका नाम। तो हम लोग एसएफआर रैम की जो स्पेस है 80H से लेके FFH, इसको हम लोग एसएफआर डेटा टाइप यूज करके एक्सेस कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे प्रोग्रामिंग नंबर 16 में आपको दे रखा है कि हम लोग एक सिंगल बीट किसी भी एसएफआर का सिंगल बीट जो कि हमारा एक बीट एड्रेस से स्पेसिफाई होता है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम आपको क्या लिखना है कि आपको हर एक पिन पोर्ट 0, पोर्ट 1, 2 और 3 इसको कंटिन्यूअसली हमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर डिले के साथ हमें एक एसएफआर कीवर्ड बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एसएफआर का कोई भी एक डेटा टाइप, कोई भी एक एड्रेस को मैं डिफाइन करूंगा, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है SFR P0 इज इक्वल टू 0x80, है ना। तो मैं P0 को एज SFR डेटा टाइप यानी कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के डेटा टाइप के तौर पे एक डिक्लेयर किया मैंने कि हाँ मुझे पोर्ट 0 को SFR के तौर पे यूज करना है। सिंपल, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3 को भी मैं ऐसे ही करूंगा। देन अनसाइन कैरेक्टर, है ना, अनसाइन कैरेक्टर आई, देन मैं अपना पूरा वॉइड मेन के अंदर अपना पूरा फंक्शन, पूरा प्रोग्राम लिखूंगा। वाइल वन का मतलब जब हमारा पावर ऑन हो रहा है तब, ठीक है, जब हमारा पावर ऑन हो रहा है तब हमारा क्या होगा, P0 सबसे पहले 0 0 बताएगा, P1 भी हमारा 0 0, P2 भी हमारा 0 0, P3 भी हमारा 0 0। अब मैं इसको सॉफ्टवेयर डिले दूंगा आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने यहाँ पे अनसाइन कैरेक्टर आई यूज किया है तो मुझे यहाँ पे आई ही यूज करना पड़ेगा। तो आई की वैल्यू अगर 0 से लेके 100 के बीच में है तो मेरा क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, और उसके बाद मेरा एड्रेस क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। पोर्ट 1 भी एफ हो जाएगा, पोर्ट 2 भी एफ हो जाएगा, पोर्ट 3 भी एफ हो जाएगा, ठीक है। और मेरा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। ये भी एक प्रोग्राम है कि आपको पोर्ट 2 की पिन नंबर 3 को आपको ऑन और ऑफ करना है 20,000 बार, ठीक है। तो आप लोग वही हैशटैग इंक्लूड रजिस्ट्री 51.h लिखना मत भूलना, आएगा इसके ऊपर भी आएगा, ठीक है। आप लोग इसे पोर्ट P2 ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। एस बीट है जिसको आपने नाम दिया माई बीट, उसका एड्रेस आपने लिखा 0x A3, वर्ल्ड मेन में आप उसका पूरा प्रोग्राम लिखेंगे और आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे, सिंपल, ठीक है। नाउ बीट टाइप का डेटा आप लोग बीट एड्रेसेबल रैम के लिए भी यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो 8 बीट का डेटा टाइप है ओनली उसके जो 8 बीट एड्रेसेबल एसएफआर रजिस्टर है उसको हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो हम लोग बीट एड्रेसेबल सेक्शन को यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा टाइप का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखा है प्रोग्रामिंग के थ्रू 8051 की प्रोग्रामिंग आपको करनी है और पोर्ट 2.7 पिन पे आपको स्टेटस बताना है, गेट द स्टेटस ऑफ पोर्ट 2.7, ठीक है। पोर्ट 2.7 पे जो भी स्टेटस है वो आपको लेना है, देन उसको पोर्ट 2.0 की पिन पे आपको कंटिन्यूअसली शो करना है। तो कैसे लिखेंगे, सिंपल हैशटैग इंक्लूड डॉट एच, देन ये एस बिट आपने नाम दिया इन पोर्ट 2.7, है ना,
एस बी आउट, आउट आपने नाम दिया, आपको आउटपुट कहाँ ले लिए 0.0 पे। तो वॉइड मेन वाइल वन, जब हमारा स्विच ऑन होगा तब हमारा आउट इज इक्वल टू इन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें स्टेटस चाहिए पोर्ट 2.7 का पोर्ट 2.0 पे, तो आउट इज इक्वल टू इन होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, जो भी स्टेटस है पॉइंट 2.7 पिन का वो हमारे 2.0 पिन पे सेंड कर देगा। सिंपल। ये प्रोग्रामिंग, अच्छा ये प्रोग्रामिंग कब तक एग्जीक्यूट होगी, जब तक हमारा पावर ऑन रहेगा तब तक। जैसे ही पावर कट आउट हुआ ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद कर देगा। ठीक है। सो प्रोग्रामिंग सिंग में आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा लॉजिकल ऑपरेशन देखेंगे कि इफ एल्स या फिर एंड ऑपरेशन कैसे करते हैं, और ऑपरेशन कैसे करते हैं, एक्सऑर ऑपरेशन कैसे करते हैं, इन्वर्ट कैसे किया जाता है, उसकी प्रोग्रामिंग देखेंगे। देन हम लोग डेटा कन्वर्जन देखेंगे, यानी कि जीरो का आस्की नंबर में कोड क्या होता है, बाइनरी में क्या होता है, अनपैक्ड यानी कि अनपैक्ड में क्या होता है, कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप लोग इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।